नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और आपके साथ मैं हूं आयुष चित्रांश। पिछले 3 दिनों से प्रदेश के सरकारी कार्यालय में कामकाज पूरी तरह से प्रभावित है। सरकारी कार्यालय में सरकारी बाबू कहे जाने वाले क्लर्क अब इस वक्त हड़ताल पर हैं। सरकारी कार्यालय में बाबू नहीं है तो कामकाज भी पूरी तरह से ठप हो गया है। जनता परेशान हो रही है। रजिस्ट्रियां रुकी पड़ी हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि नहीं बन पा रहे हैं। इसके अलावा सीवर, पानी के कनेक्शन, हाउस टैक्स जैसे कामकाज भी पूरी तरह से ठप हैं। ना तो क्लर्क काम पर वापस लौटने को तैयार है और ना ही सरकार ने बातचीत का कोई प्रस्ताव दिया है। ऐसे में जनता जाए तो जाए कहां? अब क्लर्क एसोसिएशन ने हड़ताल से पहले चेतावनी दी थी कि 4 जुलाई तक सरकार क्लर्क का ग्रेड पे 19,900 से बढ़ाकर 35,400 करेगी, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई और क्लर्क एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। अब हड़ताल के बाद से सरकारी कार्यालय में ताले लटके पड़े हैं। क्लर्क एसोसिएशन के मुताबिक हरियाणा सरकार ने समय समय पर जेबीटी, जूनियर इंजीनियर, ड्राइवर, फॉरेस्ट गार्ड और दूसरे पदों में वेतन वृद्धि करते हुए 7वां वेतन आयोग लागू किया, लेकिन आज तक क्लरिकल स्टाफ को 7वें वेतन आयोग को लागू नहीं किया गया और इसी के चलते उनके वेतन में ये बड़ा अंतर देखने को मिला है। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदेश भर के सरकारी क्लर्क आंदोलन की राह पर हैं। लगातार तीसरे दिन भी सभी जिलों में धरना जारी रहा। हड़ताली कर्मचारियों को विभिन्न यूनियनों का समर्थन भी मिल रहा है। ऐसे में धरने में बैठे कर्मचारियों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, धरना जारी रहेगा। हमें भी पता है जनता को परेशानी हो रही है, बस हमारी यही मांग है सरकार से कि हमें 35,400 दे दीजिए, क्योंकि हमारा काम अब देखोगे, हम क्लर्क आज फाइलों नीचे दबा हुआ है। पहले क्लर्क सिर्फ फाइलों के नीचे दबा था, वो सिर्फ डायरी डिस्पैच करता था। आजकल आरटीआई भी देखता है, एचआरएमएस भी देखता है, बिलिंग का कार्य भी करता है, वो बिल्कुल फाइलों के नीचे दबा हुआ है। तो बस हमारी जायज़ मांग है कि हमें 35,400 दी। सरकार को मानना पड़ेगा। हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए, जब तक सरकार नहीं मांगती हम हड़ताल पे रहेंगे। हम खुद नहीं अटकाना चाहते, हम तो काम कर रहे थे। सरकार ने हमें मजबूर किया है कि हमें धरना पर बैठना पड़ा है। हमारी मांग है 35,400। सरकार आज दे दे, हम तो खुशी के साथ जाके काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि जो जनता है वो भी हमारा परिवार है। हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से जनता परेशान हो, लेकिन सरकार ने हमें मजबूर किया जी। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन है। सरकार ने मांग नहीं पूरी की तो ये धरना ऐसे चलता रहेगा जी। तो जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम ऐसे ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। हमारा हक 35,400 हम लेके रहेंगे। क्लर्क का काम देखिए आप, इतना ज़्यादा काम होता है हमारे यहाँ। टैक्स में भी शनिवार को भी, एतवार को भी सभी को बुलाते हैं। बहुत ज़्यादा फाइलें भी होती हैं क्लर्कों के पास, ऑनलाइन जो करनी होती है उनको, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनके बिजी रहते हैं काम में। तो ये कोई दबाव नहीं है, हमारा हक है जो हम लेके रहेंगे। ये तो सरकार पे डिपेंड है। सरकार आज हमें अच्छी कोई खबर दे दे, हम आज ही खत्म कर देंगे, क्योंकि काम प्रभावित हो रहा है उसका हमें भी अंदाजा है। लेकिन हम करें क्या? हमारी तो एक ही मांग है 35,400। हम अपने मतलब जो हम मेहनत कर रहे हैं हम उसका मांग रहे हैं जी, हम कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे। तो हमारी तो एक ही मांग है 35,400। सरकार हमारी आज मान ले, हम आज उठ जाएंगे। वहीं क्लर्क एसोसिएशन ने वेतन बढ़ोतरी के लिए सरकार को 4 जुलाई तक का समय दिया था, लेकिन आश्वासन के बावजूद भी मांग पूरी नहीं हुई है और ना ही सरकार और प्रशासन की ओर से अभी तक कर्मचारियों से बातचीत की कोई पेशकश हुई है। हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों में भी हड़ताल की थी 21 तारीख को। उस हड़ताल को आज हमारे 2 महीने बीत रहे हैं और उसमें हमारा समझौता हुआ था कि कच्चे कर्मचारी जो सरकार द्वारा पत्र आया हुआ है उन कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, पर उसका कोई भी नहीं तो प्रक्रिया चलाई जा रही। डीएमसी साहब ने भी बोल दिया, डीएमसी साहब ने भी 20 मई तक का हमें समय दिया था और यहाँ नगर परिषद प्रशासन इनके पास जाते हैं, सीनियरिटी के बोलते हैं तो ये कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। और हमारी और भी जैसे कि तेल साबुन को लेकर है, कच्चे को पक्का करने को और समान काम वेतन का जो एरिया है जो पिछले दिनों से मांग कर रहे हैं, जबकि काफ़ी जगहों पे वो मिल भी गया, पर यहाँ का प्रशासन वो बिल्कुल नहीं दे रहा। आज हम ये प्रदर्शन करके हम आंदोलन नोटिस लगाने मजबूर होकर आंदोलन नोटिस लगाने जा रहे हैं। सरकार और क्लर्क एसोसिएशन के बीच चल रही तनातनी कब शांत होगी, कब क्लर्क काम पर लौटेंगे, कब सरकारी कार्यालय में काम कराने आए लोगों की समस्या का समाधान होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। और चलिए आज की बड़ी बहस के सवालों पर नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल, जनता परेशान, कब निकलेगा समाधान? दूसरा सवाल यह है कि आखिर जो सरकारी बाबू हैं वो काम पर कब लौटेंगे? तीसरा सवाल यह है कि बिना वार्ता के जो रास्ता है
वो किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो क्लर्क आप देख रहे हैं हड़ताल पर है और इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, स्वागत है आपका चर्चा में। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। केवल ढींगरा जी, आपका भी स्वागत है। विजेंद्र रेणु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेणु जी, आपका भी स्वागत। विक्रांत तंवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं लिपिक कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से। विक्रांत तंवर जी, आपका भी स्वागत है। विक्रांत तंवर जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। विक्रांत जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, विक्रांत तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं दोबारा कोशिश करूंगा उनसे कनेक्ट करने की। भूपेंद्र जी, तब तक मैं आपके पास आता हूं। भूपेंद्र जी, ये जो क्लर्क हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें वो अपने ग्रेड पे की बढ़ोतरी की मांग को लेकर के हड़ताल पर हैं, पिछले 3 दिन से कर्मचारी हड़ताल पर होने की वजह से कामकाज बुरी तरह से प्रभावित है, लोग परेशान हो रहे हैं। समाधान क्या है, कैसे समाधान की ओर बढ़ेंगे? गहलावत जी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सरकार है उसको सभी का ध्यान रखना होता है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है और चाहे कर्मचारी और अधिकारी है। और जो मैं ये कहता हूँ, ये खुशकिस्मत है कि पूरी आबादी के कितने % लोगों को सरकारी जॉब मिलती है। और जो सरकार में लोग होते हैं वो तो एक तरह से सबसे ज्यादा बेहतर स्थिति में होते हैं। और जो सरकार का जितना बजट होता है, सरकार का जितना बजट होता है, सरकार का जितना बजट होता है वो सरकार उसी में से उसको एडजस्ट करती है। उसको सभी वर्गों का ध्यान रखना होता है। और मैं ये कहता हूँ, जब भी वैकेंसी निकलती है, जब एडवर्टाइजमेंट होता है, तो उसमें सब कुछ मेंशन होता है। जिसको कम सैलरी लगती है, ये बीच में डिस्टर्ब हो रहा है क्या? फोन आ रहा है? जी जी जी, मैं गहलावत जी उसको सही करवा रहा हूँ, आप अपनी बात रखें। मैं ये कहता हूँ कि जो जिसकी जरूरी होती है वो इस सरकारी जॉब में आता है। कोई सरकार किसी को जबरदस्ती जॉब में नहीं रखती। और जो उसमें स्केल होते हैं, जो टर्म एंड कंडीशन होती है, वो सारी मेंशन होती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो सैलरी मिलती है, जो हमारी प्रदेश की जनता है, उसकी गाड़ी की कमाई के पैसे से सबको सैलरी मिलती है। तो मैं ये कहता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, जो हमारे साथियों ने स्ट्राइक की हुई है, कि वो काम पर लौटें और काम पर लौट करके जनता का जो पैसा आपको सैलरी के रूप में मिलता है उसको परेशानी ना हो, उसमें ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। और सरकार आपकी बातों पे जो भी आपने बात रखी है गंभीरता से विचार करेगी और विचार करके कुछ ना कुछ जो भी सॉल्यूशन होगा। देखिए, स्ट्राइक का कोई तरीका नहीं है, आप अपनी बातें रखते रहिए। और ये तो है नहीं कि सरकार मानेगी नहीं गहलावत जी, लेकिन उनका तो कहना यह है कि तो लंबे समय से अपनी इस मांग को रख रहे हैं, आखिर जब आप उसके समाधान की ओर नहीं बढ़ेंगे तो उनके पास और ऑप्शन बचता क्या है सिवाय इसके कि वो विरोध प्रदर्शन करें? देखिए, उनको सैलरी मिल रही है, वो तो सैलरी तो मिल रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो इतनी कम है सैलरी कि उससे घर खर्च चलाना भी मुश्किल है। उनको तो जो ग्रेड पे बढ़ा हुआ है वो चाहिए और बहुत लंबे समय से वो इसकी डिमांड कर रहे हैं। 7वां वेतन आयोग और जगह पर लागू हो चुका है, यहाँ पर हो नहीं पा रहा है, वेतन विसंगतियां बहुत बड़ी हैं, बहुत लंबे समय से वो इसकी डिमांड कर रहे हैं। अभी तक समाधान पे नहीं पहुंचे तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? गहलावत जी, मुझे बताएं। देखिए, सरकार सभी की मांगों को बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से सौहार्दपूर्ण विचार करती है। और बहुत सारा सिस्टम होता है कि वो बजट कहाँ से आएगा और कहाँ पर उस बजट को खर्च किया जाएगा, जो बहुत सारे डिपार्टमेंट से सलाह करके कोई भी डिसीजन लिया जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ, ये हमारे साथी हैं, क्लर्क तो हमारे प्रदेश की जनता ही तो है, हमको सबको ध्यान रखना है। ये हमारा परिवार है, कोई क्लर्क बाहर से नहीं आए हुए, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। और इनको थोड़ा सा शांति करनी चाहिए और सरकार जरूर इनकी बातों पर ध्यान देगी और जल्दी से जल्दी विचार होकर इस समस्या का समाधान करने का काम होगा। मैं तो ये इनको भी थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और सरकार जो है इनकी बातों पर उस पर विचार कर रही है और विचार करके इसका कोई ना कोई समाधान जल्दी ही निकलेगा। ठीक है गहलावत जी, आप कह रहे हैं, आप विचार कर रहे हैं, समाधान निकलेगा और इनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। बहरहाल मैं विक्रांत जी से इसका जवाब ले लूंगा हमारे साथ जैसे ही वो कनेक्ट होते हैं। मैं ढींगरा जी आपके पास आता हूं। ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है लिपिकों की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि गहलावत जी कह रहे हैं कि देखिए समाधान हम इसका निकालेंगे। देखिए, महंगाई बढ़ रही है, टमाटर का रेट 150 रुपए किलो है, डीजल का रेट के ऊपर 150% टैक्स लग रहा है,
सरकार ने आटा, चावल, दालें सभी के रेट डबल कर दिए हैं। जीएसटी उनके ऊपर लगा दिया है। एक पेंसिल भी लेनी हो किसी बच्चे के लिए, एक शॉर्पनर लेना हो, आटा, दाल, चावल कुछ भी लेना हो, सभी के ऊपर टैक्स लगा दिया है और सभी के रेट जो है वो डबल हो चुके हैं। अब जब स्कूल की फीसें हैं उनके भी रेट बहुत बढ़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट की फीसें हैं उनके भी रेट बढ़े हुए हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के ऊपर 150% टैक्स लगा रखा है। तो इतनी महंगाई तो लगातार बढ़ी 9 सालों के अंदर, लेकिन जो उनकी सैलरी है वो 19,200 रुपए है। आप बताएं कि 19,200 रुपए में क्लर्क जो है वो 150 रुपए किलो टमाटर खरीदेगा। 400 रुपए सिलेंडर होता था हमारे टाइम पे, उसको 1200 रुपए कर दिया, 3 गुना रेट बढ़ गया, 300%। पेट्रोल डीजल का रेट 150% बढ़ गया। और आप ये देखिए आटा, चावल, दालें सभी के रेट डबल डबल ट्रिपल हो गए 9 सालों के अंदर, लेकिन सैलरी जो है 19,000 ही है। तो आप उनकी मांग जो है वो मुझे लगता है कि ये जायज मांग है, ये नाजायज मांग नहीं है उनकी। सरकार उनको मानना नहीं चाहती, इसीलिए सरकार के लिए वो सरकार बाहर बैठे हैं और सरकार जो है अपने घर के अंदर एसी कमरों के अंदर आराम से बैठी है। सरकार ने कोई काम करना नहीं उसके लिए। उसका रीजन ये है कि सरकार चाहती है कि हम तो कच्चे कर्मचारी रखें, पक्के तो रखने नहीं इन्होंने। तभी इन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन ही ये किया है कि इनकी तो बहुत बड़ी अहमियत है क्योंकि ये तो सरकारी कर्मचारी है। ये तो कौशल रोजगार में 1 साल की सरकारी योजना में ये चाहते हैं कि सारे 1 साल के हों, उसको बाद में पेंशन भी ना मिले, उसको नौकरी के भत्ते भी ना मिले, साल बाद कोई चूं करे तो उसको सरकार से बाहर कर दिया जाए, उसको नौकरी से बाहर कर दिया जाए। सरकार तो ये चाहती है। अब जो क्लर्क है, लिपिक है, वो क्या चाहते हैं, लेकिन ये सरकार ये चाहती है कि इन सभी जो सरकारी जो लोग हैं इनको खत्म करके कौशल रोजगार में डाला जाए। असली बात तो ये है, सरकार की मंशा ये है। अब जहां तक उनकी सैलरी बढ़ाने की बात है तो मुझे लगता है उनकी मांग जायज। ठीक है विजेंद्र रेड्डू जी, आपको क्या नजर आता है इसमें? चूंकि यहाँ पर अभी केवल ढींगरा जी भी इस बात को कह रहे हैं कि सरकार की मंशा नहीं है या सरकार चाहती है कि कौशल रोजगार निगम के तहत सबको ठेके पर हम कर दें। क्या कारण आपको उसका नजर आता है? जबकि गहलावत जी का ये कहना है कि हम बातचीत से इसका हल निकालेंगे, समाधान की ओर बढ़ेंगे। देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के लाखों कर्मचारी क्लरिकल ग्रुप में आते हैं और वो 4 जुलाई से हड़ताल पर बैठे। वो हड़ताल पर गए हैं, वो हड़ताल पर ये नहीं कि अचानक चले गए। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 4 जुलाई तक या तो हमारा पे ग्रेड दे दो, अदरवाइज हम स्ट्राइक करेंगे। इससे पहले वो कोर्ट में गए हैं और कोर्ट में ने भी माना है कि ये इनका हक बनता है, इनको दे दिया जाना चाहिए। और एक बड़ी बात, मैंने साथी से इसके बारे में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि 1996 से पहले पटवारी, जेबीटी, पुलिस और क्लर्क की सैलरी ज्यादा हुआ करती थी, ये इनसे सैलरी में नीचे हुआ करते थे। इनकी सैलरी बढ़ा दो, हमें कोई एतराज नहीं, और भी बढ़ा दो। लेकिन आज के दिन क्लर्क जो है इनसे भी पीछे जा चुका है और इसीलिए वो फिर कोर्ट में गए थे। जब इनको ये दिया गया तो हमारे को भी ये ग्रेड मिलना चाहिए, हमारे को भी बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। और कोर्ट ने भी माना कि हाँ इनका हक बनता है, इनकी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इसके बाद सरकार ने बार बार आश्वासन दिया, भरोसा दिया और अपने मैनिफेस्टो में भी पंजाब के समान वेतनमान देने जैसे वायदे, लोक लुभावन वायदे करने का काम किया। जब सरकार ने कोर्ट का फैसला भी देख लिया और सरकार ने इनको आश्वासन भी दिया, भरोसा भी दिया और आश्वासन दे दिया, भरोसा दे दिया, कोर्ट इनके पक्ष में, आखिरकार सरकार क्यों नहीं इनका वेतन बढ़ाना चाहती है? ऐसा कौन सा रोड़ा इनके बीच में अटका हुआ है कि भाई ये नहीं बढ़ाती है? सब कुछ इनके पक्ष में, हजारों लाखों कर्मचारी हैं वो सड़कों पर बैठे। जनता कितनी परेशान हो रही है, उनके कितने कामकाज ठप हो गए हैं। क्लर्क किस प्रकार से जो ना झुलसती गर्मी के बीच में सड़कों के ऊपर वो धरने प्रदर्शनों पर बैठे हैं, ये सरकार क्यों नहीं उनकी बात को सुन रही है? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहूंगा, पिछले हम कई सालों से डिबेट में बैठे, सरकार ने एक नीति बना ली है भाई कोई भी वर्ग अपना हक मांगता है तो उसको मांगने दो। जैसे घर में कोई बच्चा चिल्लाता है तो माँ को दर्द होता है, माँ उसको पुचकारती है, उसको समझाती है और उसकी मांग को पूरा करने का प्रयास करती है। मांग पूरी करती है या उसको मना लेती है, 2 ही बातें होती है।
सरकार भी एक मां का रूप होती है। ये वासुदेव कुटुंबकम का नारा देने वाली पूरी पृथ्वी एक परिवार है। हरियाणा तो एक छोटा सा हिस्सा है उस पूरी पृथ्वी का, इसको भी ये अपना परिवार नहीं मान रहे हैं। अगर ये इसको अपना परिवार मानते हैं तो परिवार का एक वर्ग आज दुखी है, सड़कों पर बैठा है और वो इससे बात तक करने का टाइम नहीं दे रही। वो इनको चाहते कि धरने पर बैठे रहे, तंग हो जाएंगे, अपने आप बात करने के लिए आएंगे, फिर ये नरमा जाएंगे, फिर आश्वासन दे देंगे और तंग होकर के ये उठ के फिर चले जाएंगे। और अगर आगे बढ़ेंगे तो लाठी डंडों से पीटने का काम करेंगे, लाठी डंडों से पीट करके मुकदमे दर्ज करके फिर घर भेजने का काम करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, सरकार का कोई ऐसा मंत्री है क्या जो अपनी जेब से देता है? सरकार का कोई ऐसा अलग खजाना है किसी व्यक्ति का कि उसको अपनी जेब से देना पड़ता है? ये कलेक्शन का पैसा जनता से कलेक्ट किया गया पैसा है। अगर कोई वर्ग नाराज होता तो सरकार को उसका समाधान निकालना चाहिए, उनको समझाओ, उनको मनाओ, उनकी बढ़ोतरी करो, लेकिन सड़कों पर लंबे समय तक बिठा करके रखने की अपनी इस नीति को इस सरकार को बदल लेना चाहिए। रेणु साहब, आपने सवाल पूछ लिया। अभी विक्रांत जी मेरे साथ कनेक्ट हो गए, मैं कोशिश करता हूं एक बार उनका पक्ष जान लेते हैं। विक्रांत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, सुन पा रहा हूँ। नमस्कार जी। विक्रांत जी, प्रदर्शन आप लोग का 3 दिनों से चल रहा है और अभी हम लोग सुन भी रहे थे, स्पष्ट आप लोगों ने कहा कि अगर ये आपका ग्रेड पे नहीं बढ़ाते हैं तो अनिश्चितकालीन आप लोग का ये विरोध प्रदर्शन रहेगा। मांगे क्या हैं और क्यों ये हड़ताल तक जाने की नौबत आई है, जरा बताएं। मांग एकमात्र ये है जी, क्लरिकल स्टाफ में क्लर्क का जो मूल वेतनमान है वो 19,000 से 35,400 किया जाए। ये कोई जिद नहीं है जी, ये तथ्यों के आधार पर मांग है। क्योंकि जो भी 10-10 साल के पे कमीशन आते थे उसमें ग्रुप सी के जितने भी पद होते थे, चाहे वो MPSW थे, JBT थे, जूनियर इंजीनियर थे, फॉरेस्ट रेंजर थे, उनका 10-10 साल के पे कमीशन ले स्केल टू स्केल कुछ ना कुछ वो बढ़ोतरी होती गई। लेकिन हरियाणा के अंदर लिपिक वर्ग एक ऐसा वर्ग है, पद है जिसके वेतनमान में पे कमीशन के अंदर वेतन वृद्धि नहीं हुई और बजाय वेतन वृद्धि के उसकी जो कार्य की समीक्षा है वो भी नहीं हुई। क्योंकि कार्य की समीक्षा मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हरियाणा के को दस्तावेजों में 3 कामों के लिए दर्शाया गया कि भी हरियाणा का क्लर्क एक डायरी करेगा, डिस्पैच और रिकॉर्ड कीपिंग करेगा। लेकिन वास्तविक स्थिति है कि हरियाणा का क्लर्क आज हर एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी जिम्मेवारियों के साथ डिजिटलाइज रूप में, और उसके ऊपर कुछ कंडीशन है कि भी उसको SCTC का टेस्ट भी पास करना पड़ता है, उसको 6 महीने का डिप्लोमा भी करना पड़ता है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो उस टाइम जो 10वीं होती थी वो आज वो 10वीं नहीं रही, फर्स्ट डिवीजन के साथ उसे +2 के अंदर फर्स्ट डिवीजन और SCTC का डिप्लोमा, और वो डिप्लोमा मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके अंदर छूट उसी को मिलती है जिसने मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का रखा हो या M.Tech इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का रखा हो या आर्टोन का 6 महीने का कोई डिप्लोमा हो। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ता है जिसकी वर्ड पावर 30 वर्ड पावर पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए क्लर्क की, तब उसकी वेतन वृद्धि लगती है। हरियाणा में एकमात्र क्लर्क एक ऐसा पद है जिसकी वार्षिक वेतन वृद्धि तब रोक दी जाती है जब वह वो टेस्ट पास ना करे। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम एकदम से हड़ताल पे नहीं आए। हमने जो संवैधानिक तरीके होते हैं अपनी बात को उठाने के लोकतांत्रिक देश के अंदर, वो सारी चीजें अपनाई। हमने DCO के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक अपनी सारी बातें पहुंचाई, जिसके फलस्वरूप सरकार ने हमें 18 जून के प्रदर्शन के बाद 4 जुलाई का समय दिया था, लिखित आश्वासन मुख्यमंत्री जी के OSD और रेणुबाला मैडम करनाल मेयर के द्वारा, लेकिन फिर भी हमारे से कोई पत्राचार नहीं किया गया। इस कारण से लिपिक वर्ग में आक्रोश फैल गया और उन्होंने अनिश्चितकालीन धरने पर जाने का निश्चय किया। ये हमारी कार्य समीक्षा के आधार पर हमारा मूल वेतन की मांग है जी। गहलावत जी, जवाब दीजिए। अचानक से हड़ताल पर नहीं गए हैं, इतना आप लोगों को इन्होंने समय दिया है, अल्टीमेटम दिया, जब आप लोग नहीं कर पाए तब उनको हड़ताल पे जाना पड़ा। और दूसरा ये है, विपक्षी पार्टियों का कहना है कि आपकी मंशा ही नहीं है और इसीलिए विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर है ये वर्ग। देखिए, मैं तो मेरे जो साथी हैं के प्रधान हैं क्लरिकल एसोसिएशन के, उन्होंने सारी बातें खुद ही बताई कि ये कंडीशन होती। जब ये कंडीशन थी, जब भी इन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया तो ये कंडीशन थी। अगर इनको इन कंडीशन से प्रेस था तो ये पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए था। जो कंडीशन होती है, सरकार के रूल रेगुलेशन होते हैं, वो तो फॉलो करने पड़ते हैं। दूसरा, इन्होंने ये बात कही है कि महंगाई बढ़ी है और इनका वेतन बढ़ना चाहिए। तो ये मांग रखने का सबको अधिकार है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबका अधिकार है। लेकिन मैं ये कहता हूँ एक तरीका इसमें होता है,
आप काले बिल्ले लगा सकते हो, आप दूसरा रोष प्रकट कर सकते हो, लेकिन स्ट्राइक पर जाने की कोई अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता इस पे दिक्कत होती है, उन्हीं के पैसे से आप लोगों को सैलरी मिलती है। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार, हमारी सरकार सभी की मांगों पर विचार करती है। ये हमारे भाई हैं, हमारे प्रदेश की जनता से अलग तो है नहीं। देखिए, इनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने काम पर लौटें और जल्दी से जल्दी हम इनकी समस्या का समाधान करेंगे। आप काम पर लौटेंगे तो जनता भी परेशान नहीं होगी और जनता की हमदर्दी भी आपके साथ होगी। और जब जनता की हमदर्दी आपके साथ होगी तो बिल्कुल सरकार आपकी मांगों को पूरे तरीके से नहीं गहलावत जी, उनका तो ये कहना है कि जब तक रेट पे आप नहीं बढ़ाएंगे वो वापस नहीं जाएंगे, उनका धरना ये अनिश्चितकालीन हो जाएगा, क्योंकि जितना समय उनको देना था वो दे चुके। अब आपको ये फैसला करना है कि आप इसको कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या फिर नहीं। मैं गहलावत जी को ये बताता हूँ जी, हमने काले बिल्ले, रोष प्रदर्शन, ये सारी प्रक्रियाएं अपना चुके थे। ये लगभग 2.5 साल से हमारी मुहिम चली हुई है जी, और इसके अंदर हम क्लर्क से पहले खुद एक जनता है जी, हम खुद एक जनता है, इसीलिए हमारी तकलीफ है और इसीलिए हम ये जो काले बिल्ले विरोध। ठीक है विक्रांत जी, मैं जवाब लेता हूँ, आपकी बात आ गई। ठीक है गहलावत जी, जवाब दीजिए। जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिद तो किसी चीज की भी अच्छी नहीं होती। कल को दूसरे एम्प्लॉय भी बैठेंगे कि हमारे को इतने सैलरी दो, नहीं तो हम भी काम पर नहीं जाएंगे। एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत जो भी बजट सरकार का होता है, उस बजट के तहत सारे विचार विमर्श करके उसकी बढ़ोतरी की जाती है। और मैं इनको, प्रधान जी को ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार आपके साथ है, कोई आपकी तो सरकार है, आप तो सरकार के ही तो हिस्सा है। मैं ये कहता हूँ कि जनता परेशान ना हो, आप ऐसा तो गहलावत जी, अगर ये पहले आप लोगों ने सोच लिया होता तो जनता परेशान नहीं होती ना, क्योंकि और अगर आप कर्मचारियों को देखें, इनसे कंपैरिजन जिनका अभी कर रहे थे यहाँ पर, देखिए उनकी सैलरी तो बढ़ गई, और इसलिए वो सैलरी को लेकर के तो कम से कम विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए था इन लोगों के बारे में। और 2.5 साल से वो कह रहे हैं कि अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बावजूद आप लोगों ने नहीं सोचा, तो और कितना समय इनको और चाहिए होगा बताइए। 2.5 साल तो कम से कम यही लोग कह रहे हैं कि हो गया उनको विरोध करते हुए। सिर्फ बजट का हमारे क्लर्कों की पोस्ट की वेतन वृद्धि जब होती है ना जी, सिर्फ उसी टाइम आता है खजाने पे बोझ या कुछ भी। आप देख लो जितने पद हैं, हमें उनसे कोई भी जेलसी नहीं है कि नहीं ठीक है विक्रांत जी, मैं आपकी बात समझ चुका हूं, मैं उसी बात को रख रहा हूं। मैं जवाब लेता हूं ना, गहलावत जी जवाब देंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार इनकी मांगों पर कंसिडरेशन कर रही है और कंसिडर करके जो भी संभव होगा उसको करेगी। थोड़ा सा इनको शांति बरतने की मैं अपील करता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि स्ट्राइक का कोई वो नहीं होता, स्ट्राइक में तो फिर दिक्कत होती रहती है, स्ट्राइक पे जाना कोई अच्छी बात नहीं होता। पीछे भी जिन लोगों ने एजिटेशन करके स्ट्राइक की थी, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा था। मैं तो एक इनको छोटे भाई होने के नाते सलाह भी देता हूँ कि ये अपने जनता के साथ इनकी सद्भावना होनी चाहिए। अगर जनता साथ नहीं रहेगी तो फिर कैसे काम चलेगा, क्योंकि जनता के पैसे। लेकिन गहलावत जी, आपके विपक्षी मित्रों का तो ये कहना है कि आपकी मंशा दरअसल नहीं है, आप चाहते नहीं है कि आप इनको दें, और आपकी तो मंशा ये है कि आप लोग इनको और ज्यादा खींचते रहें ताकि ये जो है परेशान हो जाए, इनका जो ये आंदोलन है, जो विरोध प्रदर्शन है, ये फीका पड़ जाए और उसके बाद फिर आप इन चीजों को टाल दें। आपकी मंशा नहीं है, मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, ये अपोजिशन का आरोप बिल्कुल झूठा है। हमारे प्रदेश की जनता और हमारे जो ये साथी हैं, ये सरकार का हिस्सा है, इन्हीं की सरकार है, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है। हम बिल्कुल अपने जितने भी हमारे प्रदेश की जनता है, हम उसका सबका अच्छे से करना चाहते हैं कि वो किसी भी वर्ग से संबंध रखते हो। कांग्रेस का तो कुछ नहीं। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की सुन रहा था, टमाटर इतने भाव हो गए, दालें इतने भाव हो गई। जब किसान की बात आती, कहते किसान की फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। टमाटर क्या फैक्ट्री में पैदा होते हैं, दालें क्या फैक्ट्री में पैदा होती हैं? तो ये किसान को भी नहीं देखना चाहते। अगर किसान की फसलों का कोई उचित मूल्य मिल रहा तब इनको तकलीफ होती है, और उचित मूल्य नहीं मिल रहा होता तब इनको तकलीफ होती है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। आज जो हमारे हरियाणा प्रदेश जो तरक्की की तरफ जा रहा है, उसमें रोड़ा नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसमें साथ देके और देश को और प्रदेश को उन्नति की तरफ ले जाना चाहिए। और मैं अपने जो मेरे साथी कलर भाई हैं, उनको मैं फिर से आश्वासन दूंगा कि बहुत जल्दी आपकी मांगों पर विचार होकर के और इसका सॉल्यूशन निकालने का काम सरकार करेगी। ठीक है ढींगरा जी, आप लोग जिस महंगाई का जिक्र कर रहे हैं और खासतौर से जब आप टमाटर का या सब्जियों के बढ़े हुए दामों का जिक्र करते हैं, तो गहलावत जी का कहना है कम से कम ये तो आप लोग मान लीजिए कि किसान को फायदा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। बताइए, उस पर भी आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये किसान थोड़ी बेच रहा है, ये तो मंडी में बिक रहा है। किसान को तो उसका रेट मिल ही नहीं रहा। मंडी में कांग्रेस टमाटर का रेट भी नहीं मिल रहा। किसान बेचारा दुखी है
कि उसको टमाटर का रेट नहीं मिल रहा, लेकिन जो मंडी के अंदर जो लोग बड़े बड़े डीलर बैठे हैं वो इतना महंगा रेट में बेचते हैं, क्योंकि आजकल बड़े बड़े अडानी इस टाइप के जो लोग आ चुके हैं, उनके साथ कब्जे में कर दी इन्होंने सारी मंडियां। इन्होंने कब्जा करवा दिया उन लोगों पे। और दूसरी बात पे भी आए, सिलेंडर का रेट कोई किसानों ने थोड़ी बढ़ाया, सिलेंडर का रेट सरकार ने बढ़ाया। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का 9 साल के अंदर हो गया, और 9 साल के अंदर जब आपको 3 गुना हो गया तो उनका बेचारों का क्या कसूर है क्लर्कों का? 3 गुना सैलरी बढ़ा देते हैं अब उनकी, 3 गुना तो मांग भी नहीं रहे। उन्होंने तो 35,000 ही बोला, 20,000 ऑलरेडी सैलरी है उनकी। तो आप लोग धोखा कर रहे हो ना, उनके साथ डबल भी नहीं दे रहे उनको। 20 से 40,000 करते हो तो 35 मांग रहे, और सिलेंडर का रेट आपने 4 से 1200 रुपए कर दिया, वो 3 गुना है। तो आप लोग धोखा नहीं दे रहे तो और क्या? 150% पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगा रखा है। क्रूड ऑयल सस्ता है, पेट्रोल पे 150% टैक्स है, इसीलिए वो 100 रुपए का रेट है। ये भी तो आप ही ने किया है। और दूसरी बात जो है, दालों के ऊपर, चावल के ऊपर, सभी के रेट जो है 3 गुना क्यों हुए? स्कूल की फीसें हैं, डीजल पेट्रोल से बसें चलती हैं, अगले की कैरिज बढ़ेगी तो बस का किराया बढ़ाएगा अगला। बच्चे को कैसे स्कूल पहुंचाएगा अगला सुबह से शाम को? तो उसका 1,000-2,000 रुपए तो वो ऐसे ही ले लेता बस पे जाने आने का। तो आप लोग कुछ समझो किसी के लिए। वो गरीब आदमी है, क्लर्क कौन सा कोई बहुत बड़ा तकड़ा आदमी होता है, उसके हिसाब से क्यों नहीं सोचते? आप तो उनकी नौकरी लेने पे उतारे हुए जिन लोगों की जॉब चली गई है, 1,82,000 पद खाली पड़े हैं, उनको भरना नहीं चाहती सरकार। और आपको ये बता दूं, 4 लाख करोड़ का लोन खड़ा कर दिया इन्होंने, वो पैसा कहां गया? और जो अभी जो हालात कर रहे हैं, जो कर्मचारी रिटायर होता है, 60 साल पे रिटायर होता था हमारे टाइम पे, अब 58 साल पे रिटायर होता है। तो जो जितने रिटायर हो ही जा रहे हैं उनको छुट्टी कर देते हैं, उनको बाहर कर देते हैं उससे, जॉब से, और नए को लगाना नहीं चाहते। तो सरकार चाह क्या रही है? और आप कहते हो हमारा बजट जो है, हमने इतने बड़े तरक्की की है, हमने ये किया, वो पैसा कहाँ गया जो तरक्की की है? ये तो सीधा सीधा लोगों के साथ धोखा है ना, इसी धोखे की बात कर रहे हैं। आप पेट पे लात मार रहे हो लोगों के, और उसके बाद आप कहते हो हमने कुछ किया ही नहीं है, आप तो अपनी नौकरी पे आ जाओ। ठीक है, बड़ा धोखा नहीं करना चाहिए। रेडू साहब, उनकी जायज मांग है, मांग लीजिए। नहीं ठीक है। हाँ रेडू साहब, देखिए, अभी गहलोत जी को मैंने सुना, इन्होंने एक बात कही कि इनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। मुझे गहलोत जी आपके माध्यम से एक बात बता दे, आज तक बहुत सारे आंदोलन इस सरकार में हो रहे हैं लगातार, आज तक एक भी जो आंदोलन करता है उनकी बात इन्होंने सुनी हो फर्स्ट स्टेज के ऊपर, और बगैर स्ट्राइक के उन्होंने उनकी बात को मानने का काम किया हो, कोई एक पूरे 9 साल के टर्नओवर में? जब तक कोई भी वर्ग आंदोलन नहीं करता, स्ट्राइक नहीं करता, और जब तक रोड जाम नहीं करता, तब तक सरकार वार्ता के लिए भी तैयार नहीं होती। ये ऐसी कठोर और एक जो है ना निर्दयी सरकार है कि जब तक लाठी चार्ज नहीं हो लेता, तब तक ये बात करने के लिए तैयार नहीं होती। मानना तो अलग की बात। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा गवर्नमेंट से, आखिर धैर्य कितने दिन रखना, कितने दिन और रखना? क्या 2.5 साल का धैर्य है कोई कम होता है क्या? अगर 2.5 साल को भी ये कम मान रहे हैं तो ये समय सीमा बता दे, आगे जिसको भी आंदोलन करना होगा वो सोच करके चलेगा, मुझे 5 साल के बाद आंदोलन करना है, 5 साल पहले डिमांड रखेंगे। 2.5 साल माई फ्रेंड, 2.5 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। जिन्होंने सारे तरीके अपना लिए हैं, और आज हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग में इस भावना ने जन्म ले लिया है कि जब तक रोड जाम नहीं होंगे, जब तक लाठी चार्ज नहीं होगा, तब तक सरकार वार्ता के लिए भी तैयार नहीं होगी, और समाधान तो उसके बाद की बात आती है, समाधान करेंगी कि ना करेंगी। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस बात की भी घोर निंदा करती है। अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि इन्होंने जब सर्विस ज्वाइन की तो ये शर्तें पहले से बता दी गई थी, इसलिए इनको सर्विस ज्वाइन करनी ही नहीं चाहिए थी। क्या भद्दा मजाक कर रहे हैं आप कर्मचारियों के साथ? अरे भाई, जो बेरोजगार युवक होते हैं उनको पूछिए जा करके, वो कहते हैं कि एक दिन सर्विस का इंतजार करते हैं, और आप कहते हैं कि जबरदस्ती आपको नौकरी पर नहीं बुलाया गया था। ऐसे कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। परमात्मा देख रहा है, और वासुदेव कुटुंबकम कहने वाले लोग हरियाणा को अपना परिवार नहीं मानते, कर्मचारियों को अपना परिवार नहीं मानते। माय फ्रेंड, जरा कम से कम जो है ना, जले पर नमक तो छिड़कने का काम मत कीजिए।
कुछ तो इनको दिए, इनके धैर्य की भी और ज्यादा परीक्षा ना लीजिए। और जब सरकार आश्वासन दे चुकी है, जब सरकार मान चुकी है और तथ्य सहित इन्होंने अपने सारे बातें रखी हैं आपके सामने, आफ्टर दैट सरकार क्यों इसको लिंगर ऑन करती है, क्यों नहीं इनसे बात करती है, क्यों नहीं इनको बुला करके वार्ता के लिए बिठाती है? कितने दिन इनको धरना देना पड़ेगा और कितने दिनों बाद आप लाठीचार्ज करोगे, वो बता दो पहले कि एडवांस में बता दो, ताकि अपनी कमर पर कपड़े बांध लें कुछ, क्योंकि वो तो काम करना है। हमें नहीं लगता कि उससे पहले आप वार्ता के लिए तैयार होगी सरकार। तो हम तो इस चैनल के माध्यम से इंडियन नेशनल लोकल पार्टी हरियाणा, नहीं, आपने कहा कि आप जरा बताएं कि भाई कब इनसे वार्ता करेंगे, समाधान कब निकालेंगे, मैं उसका जवाब लूंगा। लेकिन विक्रांत जी, सरकार का कहना यह है या यहाँ पर बैठे हुए बीजेपी प्रवक्ता का कहना यह है कि बहुत जल्दी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन आप लोग काम पर चले जाएं क्योंकि काम भी प्रभावित हो रहा है, लोग इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। विक्रांत जी, हमें जी लिखित नोटिफिकेशन चाहिए सरकार की तरफ से, क्योंकि हमारे साथ बहुत लंबे टाइम से ये आर्थिक और मानसिक शोषण चल रहा है। और जैसा भूपेंद्र जी ने बताया कि भाई आप नौकरी में आने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि भाई नोटिफिकेशन में ये चीजें दे रखी हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं जी, नोटिफिकेशन के अंदर ये नहीं कह रखा था कि भाई आपकी प्रमोशन इस विभाग में इतने टाइम में होगी, इस विभाग में आपको ये कार्य करना पड़ेगा और इस विभाग में आपका ये काम रहेगा। किसी के अंदर तो विभाग में 3 साल में प्रमोशन हो जाती है और किसी के अंदर 30 साल में भी प्रमोशन नहीं होती। इतनी असमानता क्यों है जब इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए एक ही टेस्ट लिया गया था? तो गहलावत जी जवाब दीजिए। देखिए, सारा सिस्टम बना हुआ है, प्रमोशन तो सीनियरिटी से होती है, तो ये तो है नहीं कि किसी को जूनियर आदमी को इनके ऊपर बिठा दिया हो। सीनियरिटी होती है और मेरिट भी होती है, उसके आधार पर प्रमोशन होते हैं। वो तो नियम है, सर्विस रूल है, उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सर्विस रूल भी बने होते हैं और बाय लॉज भी होते हैं, एक्ट भी होता है, उसी के तहत सारा कार्य होता है। इसमें कोई अपनी मर्जी नहीं चला सकता, कोई अपनी मर्जी से कार्य नहीं कर सकता। कोई मर्जी से कार्य करना होता है तो माने न्यायालय बैठे होते हैं, वहाँ 1 मिनट में स्टे हो जाते हैं। बिल्कुल जो भी नियम है उनके हिसाब से सरकार काम कर रही है। दूसरा, मैं लोकदल की बात भी करूं, इन्होंने इनसे नसीहत ये हमें दे रहे हैं। इन्होंने कंडेला में क्या किया था? किसानों को गोलियों से भूनने का काम किया था। ये कठोरवादी है कि हम कठोरवादी हैं? दूसरा जो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता, अरे भाई बीच में नहीं बोलो, मैं नहीं बोला, आपने आरोप लगाए, मैं सुनता रहा। देखिए ठीक है, चलिए रेडू साहब सुन लीजिए। नहीं ठीक है रेडू साहब, अपने समय में आराम से आप उसको क्लैरिफाई कर दीजिएगा, एक बार उनकी बात आ जाए बस। हाँ, देखिए, आपने आरोप लगाए, मैं आराम से सुन रहा था, आप जवाब भी ले लीजिए। दूसरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने गैस सिलेंडर की बात की और डीजल पेट्रोल की बात की। गैस सिलेंडर इनके समय में एक महीने में भी सिलेंडर नहीं मिलता था और 1,000 आज 1200 का रेट है, 1,000-1,200 रुपये ब्लैक होता था। आज घंटी बजा करके सिलेंडर पूछते हैं आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, हमारे यहाँ पर सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आप पूछो कांग्रेस राजस्थान में क्या भाव बेचते रहे हैं। देखिए, ऐसा कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको करने में 20 किस्म की दिक्कतें आती हैं। ये तो कभी कह दे कर दो जी कर दो, अरे भाई हमने सारा सिस्टम भी देखना होता है सरकार को। लेकिन मैं अपने जो हमारे क्लेरिकल एसोसिएशन के प्रधान है और जो दूसरे साथी, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सरकार तो आपकी है, आप सरकार आपके साथ है, आप सरकार का हिस्सा है। जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी होते हैं तो सरकार का हिस्सा होते हैं और मिलजुल करके इस समस्या का समाधान। नहीं, लेकिन गहलावत जी, उनका सवाल तो यही है ना कि भाई 2.5 साल से तो कम से कम वो ही इंतजार कर रहे हैं, 2.5 साल से तो वो कम से कम आपको ये बता रहे हैं, अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो अभी आपके आश्वासन से वो कैसे समझेंगे इस बात को? 2.5 साल एक लंबा वक्त होता है कि नहीं होता गहलावत जी? अगर आप चाहते तो इसका निकाल लेते समाधान। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई ना कोई जब भी सिस्टम में चेंजेज आती है, कभी तो ये कहने लग जाते हैं कांग्रेस के लोग, दूसरे लोग, इन्होंने इतना पैसा ले लिया। जो बजट है, बजट अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए में तो आपको तो डिवाइड करने पड़ेंगे ना, किसको कहाँ खर्च करना है। हमारा जो बजट है उसी में से तो इनको भी अलॉटमेंट होगी पैसे की। तो ये तो है नहीं कि रूखों के तो पैसे उसी बजट पर सवाल है कि 4.5 लाख करोड़ का आपने कर्ज कर दिया, बताइए पैसा तो आपने बढ़ाया नहीं, कहाँ खर्च किया? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमने कितना निवेश किया, कितनी इंडस्ट्री हम लोग लेके आए, कितने रोजगार हमने प्रोवाइड किए हैं और कितने हमारे प्लांट लग रहे हैं, कितने हमने रोडों को
कनेक्टिविटी, रेलवे की, रोड्स की कनेक्टिविटी कितनी की है, कितने हमने हाईवे बना, स्टेट हाईवे बनाए हैं, नेशनल हाईवे बनाए हैं। वो इसीलिए बनाए हैं कि निवेश हमारा आए, उद्योग हमारे यहाँ पर आए और लोगों को रोजगार मिले। और मैं कहता हूँ उद्योग आए भी हैं। कितना बड़ा उद्योग खरखोदा में मारुति का लग रहा है, सब लोग कहते थे गुजरात ठीक है, लेकिन जाएगा, गहलावत जी, वहाँ एक जाएगा। और महत्वपूर्ण सवाल जो कि उठा इसी चर्चा के अंदर, और ये कहा गया कि कौशल रोजगार निगम के जरिए आप लोग, ये मंशा आप लोगों की इसी से दिखती है कि आप लोग जो परमानेंट पोस्ट है उसको कहीं ना कहीं खत्म करना चाहते हैं, और इसीलिए जो लोग रिटायर हो रहे हैं आप उनकी जगह नए परमानेंट लोगों को रखते नहीं, कौशल रोजगार के जरिए आप लगा देते हैं। जो लिपिक हैं वो परेशान इसीलिए क्योंकि आपकी ग्रेड पे बढ़ाने की मंशा नहीं है। ये कर्मचारियों के हित में आपने क्या काम किया है, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि कोई कर्मचारी वर्ग बताइए इसके हित में आपने काम किया हो। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, पिछली जो सरकारें थी वो खर्ची पर्ची देकर नौकरियां लगाती थी, और 13 लिस्टें जो हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दी थी, और उसकी वजह से अभी जो सिस्टम हो रहा है उसमें भी दिक्कत आ रही है। कोई कोर्ट में चला जाता है, कोई नौकरी अटक जाती है, तो फौरी तौर पर कोई समस्या खड़ी ना हो, कोई हमारा काम ठप ना हो, उसके लिए हम कौशल रोजगार योजना के तहत अपॉइंट करते हैं। हमने 60,000 परमानेंट लोगों के लिए भी प्रोसेस शुरू किया हुआ है। हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन कोई भी काम रुके नहीं, उसलिए तत्काल अरेंज करने के लिए हम कौशल निगम योजना के तहत भर्ती करते हैं। लेकिन हम जिस तरह से पहले से काम चलता रहा है, हम उसी तरह से सरकारी नौकरी करेंगे। और इन्होंने जो 9 साल में सरकारी नौकरी लगाई थी, उससे 25,000 से ज्यादा हमने नौकरी लगाई है, और हमारी कोई भी हाई कोर्ट से लिस्ट कैंसिल नहीं हुई है। इनकी 13 लिस्ट कैंसिल हो गई। 14वीं लिस्ट जो इंस्पेक्टर भर्ती की थी, माननीय उच्च न्यायालय ने 2-3 महीने पहले उसको संदिग्ध मान लिया कि 9 आदमी जनरल के लगे थे, 9 के 9 इन्होंने अपने रिश्तेदार लगा लिए। ये कहाँ का न्याय करने वाले लोग हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी वो लिस्ट की भी इंक्वायरी हो रही है, उसको भी संदिग्ध मान लिया। हम ये जो पचड़ा इन्होंने गलत सिस्टम डाला हुआ था और लोग गलत तरीके से कर रहे थे, उस सिस्टम को हम ठीक है, आप कह रहे हैं आप उसको सही कर रहे हैं। ठीक है, ढींगरा जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले नौकरियों का अगर मैं जिक्र करूं, जो हमारे टाइम पे नौकरियां लगी वो 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी लगी थी। वो सारे लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो हमारे और लोग उस समय लग रहे थे, जो लाइन अप में थे, जिनके टेस्ट कंप्लीट हो चुके थे, जिनकी नौकरी लगने के लिए नियुक्ति पत्र कुछ रह गए थे कुछ लोगों के, इन लोगों ने क्या किया, उन सारी भर्तियों को कोर्ट में ले गए और उन कोर्ट में ले जाके सारी भर्तियों को रद्द करवा दिया इन्होंने। और खुद ही जो है भर्तियों के बीच में खुद ही मापदंड कर रहे थे कि इसका अंगूठा ठीक नहीं मिल रहा, इसका वो नहीं ठीक मिल रहा। कोर्ट ने उन सारे अंगूठों को ठीक करवाने का काम किया और उन लोगों को वापस पदों पर इनको लगाने की हिदायतें दी। ये सब झूठ बोलते हैं टीवी पर। जो लोग भर्तियां हमारे टाइम की हुई थी सभी लगे, और इनके टाइम पे जो भर्तियां हुई हैं वो सिर्फ सी और डी कर्मचारी भर्ती लगे हैं और बाकी के कर्मचारी कोई लगे नहीं। और अपना दावा 20-30-40 हजार से करके 1.25 लाख तक ले जाते हैं। आज तो मैं किसी से सुन रहा था 1.5 लाख का दावा करने लग गए। भर्ती कौन सी हुई 1.5 लाख, उसका जरा श्वेत पत्र लाइए ना, हमें भी पता लगे 1.5 लाख कौन सी भर्ती है आपने जो की है सरकारी, उसका श्वेत पत्र भेजे, हम उस चीज को देखेंगे कि भाई आपने इस वर्ग की इतनी भर्ती करी है तो हमें पता लग जाएगा। हमें तो कहीं भर्ती आपकी दिख नहीं रही। 1,82,000 पद पिछले साल खाली पड़े थे, अब तो 2 लाख से ज्यादा हो गए होंगे। लेकिन इन्होंने कौशल रोजगार में 60-65 हजार की भर्ती जरूर निकाली है, लेकिन वो भर्ती से दूसरी भर्ती खत्म हो गई जो सरकारी भर्ती होनी थी। जब उसको कौशल रोजगार में लेके जाओगे तो असली भर्ती कैंसिल हो जाती है। और बाकी की और बताता हूँ, 5,000 स्कूल बंद कर दिया। उस स्कूल को बंद होने से उनकी जो जॉब थी वो भी चली गई, तो वो भी भर्ती कम हो गई। ये तो शरारत कर रहे हैं हमारे हरियाणा की जनता से, हरियाणा के लोगों से। उनको पूरी बात का पता नहीं पड़ने दे रहे। अगर हम बात रखने की कोशिश करते हैं तो हमें गलत ठहराने का काम करते हैं। असल में अगर श्वेत पत्र लाए जाएं, अगर असल में पूरे सरकार का सारा जोखा लेखा जोखा चेक किया जाए, तो आप कह रहे हैं तो ये चीजें थोड़ी क्लैरिफाई हो जाएंगी। इन लोगों ने सरकार में आकर बहुत बड़ी लूट की है। ठीक है, चलिए रेडू साहब, हाँ ठीक है, एक कमेंट मैं रेडू साहब का भी लेता हूँ। विजेंद्र रेडू जी। हाँ, देखिए अभी हमारे बड़े भाई ने कंडेला की बात उठाने का काम किया। मैं इनसे दोबारा से फिर वही पूछता हूँ जो बीच में इंटरप्ट करके मैं पूछ रहा था, वही बात क्लियर करता हूँ। कंडेला में लाठीचार्ज हुआ, हवाई फायरिंग हुई,
एक भी व्यक्ति की ट्रेजेडी नहीं हुई वहां पर। एक भी सिंगल एक व्यक्ति की ट्रेजेडी हो तो उसका मैंने ट्रेजेडी की बात ही नहीं की। अभी सुनिए आपने अगर बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन का आंदोलन चल रहा था, 32 नौजवानों की छाती में गोली मार करके हत्या करने का काम किया था। मैं अपने प्रदेश निवासियों को ये भी बताना चाहूंगा, याद दिलवाना चाहूंगा, कंडेला कांड जिसका इतना बड़ा ये प्रचार करते हैं, कांग्रेस ने प्रचारित किया और भाजपा ने प्रचारित किया, वहां एक भी ट्रेजेडी नहीं हुई। और रोहतक में 32 आदमियों की छाती में गोली मार करके मारने का काम किया, वो कितना बड़ा कांड रोहतक में किया था। इसके अलावा जो पंचकुला में 10 साल की 42 सजा भक्तों को मारने का काम किया था, 42 भक्तों को भी छाती में गोली मार करके मारने का काम किया था। जहां कंडेला में एक भी ट्रेजेडी नहीं हुई, वहां पर एक जगह 32 लोगों को गोली से मारा गया, एक जगह 42 लोगों को गोली से मारा गया। तो ये लोग किस मुंह से कंडेला की बात उठाते हैं, जिन्होंने छाती में गोली मार करके लोगों को मारने का काम किया हो? तो इनको कोई हक नहीं बनता, इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात कहते हुए। ये इनको किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते इस बात को। दूसरी बात, 750 किसानों को मारने का इन्होंने काम किया। ये इसको डिबेट को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के मुद्दे बीच में उठाते हैं। गहलावत साहब जरा झांकी छाछ तो बोले, छालनी भी क्या बोले, जिसमें अरे 10 साल की सजा भी तो हुई थी। छालनी हो भूपेंद्र सिंह, आपने तो इतने लोगों को मारा है और वो भी छाती में गोली मारी है। भागते हुए को गोली लग जाए एक अलग बात होती है, लेकिन सामने छाती में मार करके तो शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है आपने मारने में। तो दूसरी बात, जो क्लरिकल वाली बात पर मैं आना चाहूंगा, ये मैंने जवाब दे दिया आपको। क्लरिकल वाले जो हमारे क्लरिकल ग्रुप है वो बिल्कुल जायज मांग रहे हैं। उनके जो दूसरे उनके साथी के हैं, साथी रैंक के जो लोग हैं, उनका वेतनमान ज्यादा हो चुका है, इनको कम वेतनमान पर रखा जा रहा है। ये इनको एक अपमानित करने का काम है। ये अपनी जायज मांग रहे हैं। सरकार को सहानुभूति पूर्वक इनकी मांग पर विचार करना चाहिए और जनता की मांग पर विचार करना चाहिए। चलिए ठीक है रेडू साहब, आपकी इसी बात के साथ हम भी चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो क्लरिकल स्टाफ आप देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन कर रहा है, उनकी अपनी मांग है कि उनका वेतनमान बढ़ाया जाए और अब देखना यह है कि इसका जो समाधान है वो सरकार किस तरह से निकालती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।